सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आईएएस या पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा सभी विद्यार्थियों का निकट आ चुका है। सबके मन में काफी पसोपेश है कि ऐसी तैयारी कैसे की जाए कि सफलता हर हाल में निश्चित हो। क्या वे रणनीतियां हों, क्या वे फार्मूले हों, क्या वे आदर्श हों, आखिर वो तरीका क्या हो जिसके माध्यम से आसानी से अपने लक्ष्य तक यानी प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लक्ष्य तक हर विद्यार्थी पहुंचे। आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा निश्चित ही एक मार्ग है जिसके होने से भी बहुत कुछ नहीं होने वाला है और जिसके ना होने से सब कुछ चला जाने वाला है। अर्थात यदि आप आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं तो भी मेंस और इंटरव्यू अभी बाकी है और उसका नंबर जो है फाइनल लिस्ट में जुड़ता नहीं है, वो भी है। और यदि आप नहीं होते हैं तो परीक्षा पूर्ण रूप से आपके लिए परीक्षा के सारे चरण समाप्त हो जाएंगे। यानी प्रारंभिक परीक्षा जो है वो आईएएस बनने का एक प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार में कैसे प्रवेश करके अंतिम सफलता तक पहुंचा जाए, ये एक बड़ी रणनीति है, ये एक बड़ा प्रश्न है और यह एक यक्ष प्रश्न है जो प्रत्येक विद्यार्थी के समक्ष हमेशा उपस्थित रहता है। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारी रणनीतियां काम करती हैं जिस पे लगभग सभी विद्यार्थी काम कर रहे होंगे। एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रणनीति है रिवीजन कैसे किया जाए, यानी अपने पूरे सिलेबस को दोहराया कैसे जाए, अपने पूरे सिलेबस का पुनरावलोकन कैसे किया जाए। वो कौन सा तरीका हो जो हमारे पूरे सिलेबस को फाइनल टच दे सके, यानी अपने तैयारी को अंतिम रूप देना, अपने तैयारी को फाइनल टच देना ही पूरे कोर्स का रिवीजन है। और आपके इस रिवीजन पर आपकी अंतिम सफलता निश्चित ही आधारित है। यही कारण है कि रिवीजन एक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि परीक्षा जब निकट आ जाती है तो आपके समक्ष केवल और केवल एक ही आधार परीक्षा में सफल होने का रहता है, वो है संपूर्ण समग्र रिवीजन। रिवीजन के कई तरीके होते हैं और बच्चों से कई गलतियां होती हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारा नया पढ़ने लगेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कई सारे स्रोत बाहर इधर उधर से जुटाना प्रारंभ कर देंगे। कई सारे विद्यार्थी हैं, उनके मन में ये सारे प्रश्न आते, कितना पढ़ लिया जाए, कितना हल कर लिया जाए, कितना तथ्य एकत्र कर लिया जाए। अंतिम क्षणों में अपने नर्वस सिस्टम पर जो नियंत्रण स्थापित करेगा, प्रारंभिक परीक्षा के अंतिम दिनों में अपने नर्वस सिस्टम पर जो कंट्रोल स्थापित करेगा, निश्चित ही सफलता उसी का वर्ण करेगी। क्या रणनीति हो, इन्हीं रणनीतियों पे आज हम यहां चर्चा करेंगे। अपने 20 साल के अनुभव को मैं यहां आज शेयर करूंगा। उद्देश्य यही है कि हमारे 20 साल के इस तैयारी के अनुभव में मैंने तमाम मेंस परीक्षाएं दी हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे अन्य पीसीएस की परीक्षाएं हो। कैसे प्रारंभिक परीक्षा में सफल होया जा सकता है और क्या रणनीति हो रिवीजन का, आज हम लोग इसी को डिस्कस यहां करेंगे। मैं उन तमाम रणनीतियों के बारे में आपको बताऊंगा जो आईएएस की परीक्षा में रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला यह मानकर चला जा रहा है कि हर परीक्षार्थी अपने सिलेबस को एक बार पढ़ चुका है। बहुत संभव है कि साल डेढ़ साल की तैयारी ही आपके लिए निर्णायक होगी। अगर कोई विद्यार्थी यह सोच रहा होगा कि 1 महीना 2 महीना में पढ़ के हम प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाएंगे तो निश्चित ही भुलावे में। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो साल डेढ़ साल की पढ़ाई कर चुके हैं, प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 1-2 बार अपने कोर्स को पढ़ चुके हैं, उनके लिए दोहराव कैसे होगा, ये एक बड़ा
प्रश्न है और इसी को आज हम हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रणनीति शुरू की जाए कि तैयारी, जब आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा निकट आ चुकी है, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा निकट आ चुकी है, तो कैसे अपने सिलेबस को फाइनल टच दिया जाए या रिवीजन किया जाए। सबसे पहले आपके पास समय कम है, तो सबसे पहली जो रणनीति अपनाई जाएगी वो है कि अपने पूरे सिलेबस को बांट लीजिए। अब आपके पास गिने चुने समय रह गए हैं और इस गिने चुने समय में आपकी कुशल रणनीति ही आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। उलझाऊ दिमाग लेकर, उलझाऊ मस्तिष्क लेकर या उलझाऊ रणनीति बनाकर आप निश्चित ही सफलता में अपने सारे समय और मेहनत को बर्बाद कर देंगे। इसलिए पहली जो रणनीति होगी कि आप अपने सिलेबस को बढ़िया से बांट लीजिए। रिवीजन के लिए समय कम रह गया, इसलिए आप सिलेबस को बढ़िया से बांट लीजिए। और बढ़िया से बांटने का मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास 30 दिन रह गया है या आपके पास 40 दिन रह गया है, तो अब आपके पास पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि आप अपने 5 से 6 सब्जेक्ट जो हैं उनको आप बांट लीजिए कि एक एक सब्जेक्ट पर हमको कितना कितना दिन देना है। मेरे अनुसार से कुछ लड़के ऐसे होते हैं जहां से ज्यादा पूछा जाता है उसको ज्यादा समय देते हैं, जहां से कम समय पूछा जाता है प्रश्न पूछा जाता है वहां कम समय देते हैं। यह बिल्कुल गलत रणनीति है और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने सलाह भी दिया है। आपके सिलेबस में जितना है और आपने जितना सिलेबस पढ़ा है उस सब को बराबर समय देना चाहिए, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो। ये रणनीति इसलिए गलत साबित हो जाएगी कि किसी दिन एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो जहां से कम आता है वहां ज्यादा दे देगा और जहां से ज्यादा आता है वहां कम दे देगा, तो रणनीति फेल हो जाएगी। तैयारी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके समक्ष, आपके सफलता के समक्ष जो है कोई भी प्रश्न चिन्ह ना लगा रहे। इसलिए आप कभी भी ये गलती मत करिए। आपका चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, सबको आप बराबर का समय वितरण करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए और जितना दिन तय करिए, चाहे 1 हफ्ता हो, चाहे 8 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, आप उसको पूर्ण रूप से उतने दिन में कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले दिन के अनुसार से सिलेबस बांट लीजिए। अगर आपके पास 30 दिन है तो जाहिर सी बात है आपके पास पढ़ने के लिए 6-6, 7-7 दिन है। 6-6, 7-7 दिन में आपको फाइनल टच देना है। पहला रणनीति है कि, और एक चीज और मैं बता दूं, जो कुशल रणनीति के तहत पढ़ेगा वही रिवीजन बढ़िया से कर पाएगा। यह हमेशा याद रखिएगा, रिवीजन वह विद्यार्थी नहीं कर पाएगा जो अफरा तफरी में या आपाधापी में पढ़ाई करेगा या जो चाहा उठा लिया पढ़ रहा है, पूरा 1 हफ्ता उसी में निकाल दिया। इससे नहीं रणनीति से काम चलेगा। इस समय जो कुशल रणनीति का प्रयोग करेगा निश्चित ही वही सफल होगा। ठीक है ना। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि जैसे चाहो दोहराऊंगा, नहीं, यही तो परीक्षा है और परीक्षा में आपके इसी रणनीति का ही परीक्षा होने वाला है। परीक्षा केवल तथ्यों और प्रश्नों की परीक्षा नहीं है, परीक्षा आपके कुशल रणनीति का ही भी है। आप देखिए ना, पहले जमाने में बहुत भयानक युद्ध हुआ करते थे और कुछ सेना को लेकर युद्ध जीत जाया करते थे। कुछ बड़े बड़े, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, ये लोग अपने कम सैनिकों में केवल कुशल रणनीति के माध्यम से ही बड़े बड़े युद्ध जीत जाते थे। तो कुशल रणनीति सफलता का पहला चरण है। इसलिए आप प्रारंभिक परीक्षा में अगर आए हैं तो सबसे पहले रणनीति का प्रयोग करिए। और सबसे पहला रणनीति जो मैं बनाया है वो आप पहले सिलेबस को बांट लीजिए और कड़ाई से पालन करना है। जो भी रणनीति आप बनाएंगे उसका कड़ाई से पालन करेंगे।
तो पहला हो गया कि सिलेबस को आप बांट लीजिए। दूसरा क्या है, अब समय आप दोगुना कर दीजिए, 2 टाइम्स कर दीजिए। क्या मतलब इसका हुआ, समय तो देखिए एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने 1 महीने को 2 महीने करना है, 2 महीने करना है। अब आप कहेंगे सर 1 महीने को 2 महीने कैसे कर लिया जाएगा? बिल्कुल कर लिया जाएगा, यह प्रमाणित भी है। कैसे प्रमाणित है? अभी तक आपके पास जब बहुत समय था तो आपके बहुत सारे समय ऐसे भी चले जाते थे, बहुत सारे समय इधर उधर में भी चले जाते थे। पहली बात, इधर उधर से ध्यान हटा लेना है पहला। और जो दूसरी रणनीति अपनाना है समय को दोगुना करने के लिए, जैसे आप पहले मान लीजिए 6 से 8 घंटे पढ़ रहे थे, अब आपकी पढ़ाई जो है वो 10 से 12 घंटे हो जानी चाहिए, या संभव हो तो 14 घंटे भी हो जाने चाहिए। मैं इसका बहुत खिलाफत करता हूं कि 16 से 18 घंटे पढ़ना वाला टॉप करता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब ये समय अंतिम चल रहा है, अभी अंतिम दोहराव का समय है। इस समय आपको सख्त निर्णय लेना ही पड़ेगा, और निर्णयों से ही इंसान सफल होता है। सही समय पर सही निर्णय लेकर अपनी रणनीति को, अपने निर्णय को सही कार्यान्वयन करना ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। और यह वही समय है जब आपको तत्काल निर्णय लेना ही पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, आपको अपने समय को दोगुना कर लेना, बट नेचुरल और पूरे सख्त निर्णय लेना है। कहीं भी आपको जो है वो नहीं करना है कि नहीं कल से लूंगा, परसों से लूंगा, नहीं नहीं, तत्काल निर्णय लीजिए कि अब आपको सख्त निर्णय लेना है, समय को दोगुना कर लेना है। तो समय दोगुना कैसे होगा? पहली रणनीति मैंने बनाया, सिलेबस बांट दीजिए। दूसरी रणनीति, समय को आप दोगुना कर दीजिए। समय को दोगुना का मतलब क्या हुआ? अगर आप अभी तक 6 से 8 घंटा, एक आईएएस बनने के लिए 6 से 8 घंटा बहुत अच्छा टाइम माना जाता है, आप उसको 8 से 10 घंटे, लेकिन अब अंतिम समय आ गया है, सिलेबस ज्यादा है, समय कम रह गया है और सब पढ़ना भी है। इसलिए समय को बिना दोगुना किए, यानी 1 महीना को आप 2 महीना अगर बनाना चाहते हैं, समय को दोगुना कर दीजिए। यानी अब आप 8 से 10 घंटे या 12 घंटे, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करिए, या 1-2 घंटे और अधिक हो जाए तो आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 18 घंटे और 16 घंटे पढ़ने का प्रयत्न बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, दिमाग को जितना आप फ्रेश रखेंगे, क्योंकि काम तो दिमाग से ही लेना है, और दिमाग को ही आप अगर उत्पीड़न करेंगे दिमाग का, या दिमाग को ही आप उत्पीड़ित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, तो आपके लिए कितना इफर्ट करेगा? इफर्ट तो उसी को करना है, पता चला एग्जाम में काम ही नहीं करेगा वो। इसलिए आपको अपने दिमाग को पूर्ण रूप से इफर्टफुल बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए आपको अपने दिमाग को निश्चित ही बिल्कुल फ्रेश रखना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समय दोगुना कर लेना। दूसरी रणनीति है यह कि नहीं, आप अगर 6 से 8 घंटा पढ़ रहे थे तो अब 10 से 12 घंटा आप अपने टाइम को बढ़ा दीजिए। तो 1 महीना जो समय है वो लगभग 1.5 महीने के समय के बराबर हो जाएगा। भाई आप 6 घंटा पढ़ रहे थे, अब 12 घंटा पढ़ेंगे तो दोगुना तो हो गया, तो दोगुना समय आप हो गया, तो 1 महीना 2 महीने नहीं हो गया। आप थोड़ी सा और समय में पढ़ा सकते हैं, 1-8 घंटे और आगे चले जाइए, 13 घंटा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये दूसरी रणनीति हो गई कि आप अपने समय को दुगना कर लीजिए। तीसरी रणनीति क्या है? तीसरी रणनीति जो है, आपको अब तथ्यों को याद करते चलिए। जैसे होता है कि विद्यार्थी क्या करते हैं, आज नहीं कल याद कर लेंगे, अच्छा अगली बार में याद कर लेंगे, अगली बार में इसको समझ लेंगे। बिल्कुल नहीं, अब समय नहीं रह गया है। इसलिए दोहराव का सबसे बढ़िया तरीका, रिवीजन का सबसे बढ़िया जो तीसरा रणनीति है कि अब आपको तथ्यों को याद करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अब कल पर नहीं छोड़ना है, समय नहीं रह गया है, एग्जामिनेशन हॉल में आप नहीं दोहराएंगे। अब समय, ये वही समय है जब तथ्यों को समझ कर ही आगे निकलना है। अच्छा, याद नहीं, उनको रट्टू तोता की तरह रटना नहीं है कि वो राम राम कहता है लेकिन राम का मतलब नहीं समझता है। आपको समझ कर स्मरण करना है, समझ कर याद करना है। यानी अब समझ के माध्यम से तथ्यों को याद करना है। नहीं याद हो रहा, समझ लीजिए
लेकिन फाइनल करके चलिए, कल पर नहीं कुछ छोड़ना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले तक अपने कोर्स के रिवीजन नहीं कर पाते और वो रात तक 12 बजे 2-2 बजे रात तक जो है उसको दोहराते रह जाते हैं। माइंड करिए, सिविल सेवा की परीक्षा इस तरह के आपाधापी में नहीं निकलता है, ठीक है ना। किसी का निकल गया होगा, मैंने कहा ना, इतनी बड़ी जनसंख्या में 10 से 20% एक्सेप्शनल होता है, अपवाद होता है, लेकिन वो अपवाद आपका उदाहरण नहीं है। 10-20% छोड़ दीजिए, 10-20% को एग्जाम्पल मत बनाइए, वो एक्सेप्शनल है, वो तो होबे करेंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा देश है, इतने सारे विद्यार्थी बैठ रहे हैं, 10-20% तो दाएं बाएं हो गई, 10-20% तो अपवाद हो ही जाएंगे। वो 10-20% आपका एग्जाम्पल है। असली एग्जाम्पल, जो असली मेहनत है, असली रणनीति है, जो मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, वो असली है। और वही लगभग जितना भी सफल विद्यार्थी वो करके जाते हैं। आप पढ़िए ना तमाम टॉपर्स के इंटरव्यू, वो आपको बताएंगे कि एक दिन भी वो बिना रणनीति के नहीं चले थे। दुनिया में जितने लोग भी सफल हैं वो भी रणनीति से ही सफल हुए। तो क्या करना है, समय जो भी आप पढ़ रहे हैं वो याद करके ही हटना है। नहीं याद हो रहा है समझ लीजिए, लेकिन फाइनल करके ही हटना है। अब छोड़ना नहीं है। कल पर आपको अब कुछ नहीं छोड़ना है। अब जो होगा वो आज होगा और अभी होगा। काल करे सो आज, आज करे सो अब। अभी आपको कर लेना है। कोई भी अब वो लेकिन का काम नहीं करना है। जिस समय आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपको उसी समय से अपनी रणनीति को सख्त बना लेना है और उसी रणनीति पर अगले 1 महीने पढ़ना है। और आप देखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में आप बिल्कुल लोगों से अलग दिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको याद करके ही आगे बढ़ना। याद नहीं हो रहा तो लिख कर याद करिए, बिना देखे लिखना शुरू कर दीजिए, याद हो जाएगा। आधे घंटे के अंदर याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हो रहा तो लिख कर याद करिए। तो दूसरी रणनीति हो गई कि अब जो है उसको समझ कर आगे बढ़ना है, उसको याद करके आगे बढ़ना है, उसको बढ़िया से पढ़कर आगे बढ़ना है। अब कल पर कुछ नहीं छोड़ना है। जो है वो आज और आज ही फाइनल होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अब ये वो समय है जब आपके 1.5 साल की तैयारी का फल काटने का ये समय है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई कि 1.5 साल की तैयारी का फल काटने का समय है। देखिए, लॉन्ग नोट्स बहुत लोग बनाते हैं, केवल किताबों से पढ़ते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं किताब में बिंदु लगा लीजिए और उसी बिंदु को दोहरा लीजिए। बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं, सिलेक्ट भी जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वही समय है जो आपके साल भर का मेहनत, जो आपके 1.5 साल का मेहनत, जो आपके 2 साल का मेहनत है, वो अंतिम समय में फल देने के समय अब आ गया है। क्या है, आईएएस की तैयारी में नोट्स 2 प्रकार के बनते हैं। एक तो लॉन्ग नोट्स बनेगा, एक 60 रिवीजन नोट्स भी बनना चाहिए, ठीक है। यानी एक समरी नोट्स भी होने चाहिए, एक समरी नोट्स भी आपके पास होना चाहिए। और वो समरी नोट्स इस दिन में, जो 1 हफ्ते में आपको पूरे कोर्स को दोहराना है, समरी नोट्स आपके लिए वरदान साबित होगा। यानी जो 60 नोट्स आप बना के अगर रखे होंगे आप सभी लोग, नहीं है तो अब से बना लीजिए। एक दिन में पूरा इतिहास का आप सुबह शाम तक शुरू करिए, 8 घंटे 10 घंटे पूरा हिस्ट्री बन जाएगा। 60-60 बनाते चले जाइए। 8-10 घंटे में आपका पॉलिटी बन जाएगा, 8-10 घंटे में आपका इकोनॉमिक्स बन जाएगा, 8-10 घंटे में आपका ज्योग्राफी बन जाएगा, 8-10 घंटे में आपका साइंस भी बन जाएगा। अभी बना लीजिए समरी नोट्स, अभी भी समय है। और याद भी तो होगा, आप समरी नोट्स बनाएंगे तो याद नहीं होता जाएगा, लेकिन वो पराक्रम चाहिए, वो जुझारूपन चाहिए कि एक दिन में सुबह से शाम तक में कैसे समरी नोट्स हम तैयार कर लेंगे। नहीं, आपसे तैयार कर लीजिए, बैठ जाइए। वो वैल्यूएबल पढ़ाई होगी। इस समय वैल्यूएबल पढ़ाई की आवश्यकता है। एक एक क्षण आपके लिए कीमती है, एक एक समय सेकंड आपके लिए कीमती है। इसलिए वैल्यूएबल पढ़ाई का मतलब हुआ कि जो पढ़िए वो वैल्यू एडेड हो आपके परीक्षा हाल में, ठीक है। तो क्या करना है हमको, अब हमको जो है एक समरी नोट्स हमारे पास है, तो बस उसी को दोहराइए, वो आपके लिए पर्याप्त है अगर आपने बढ़िया से बनाया है। इसके अलावा आप टेबल बना लीजिए।
कौन गर्म हवाएं हैं, कौन ठंडी हवाएं हैं, कौन सा किसके किनारे हैं, कौन सारी जैसे जाग्राफिक बना लीजिए, इकोनॉमिक्स में सारे वित्त आयोगों के अध्यक्ष का बना लीजिए, कौन कौन सी योजना में कौन कौन सा वो दिया गया था, लक्ष्य था, ये सारा आप समरी नोट वो टेबल बना लीजिए, सारणी बना लीजिए, फिर आप फ्लो चार्ट बना लीजिए। तो 60 रिवीजन नोट्स यानी समरी नोट्स, टेबल यानी सारणी, और तीसरा क्या हो गया, फ्लो चार्ट। ये 3 चीज आपके पास, ठीक है, जिसके पास नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं सिलेक्ट हो पाएगा, लेकिन अगर इस समय गलती होगी तो अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपके पास 3 चीज हमेशा हो जाना चाहिए, 60 रिवीजन नोट्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो नोट्स बनते हैं, जो चार्ट्स बनते हैं, जो टेबल बनते हैं, वो एग्जामिनेशन के अंतिम दौर के लिए बनते हैं। साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल का जो मेहनत है उस अंतिम समय के लिए होता है, या कह लीजिए एग्जामिनेशन हाल के लिए होता है। उस साल भर, 1.5 साल, 2 साल जो समय है, तैयारी है, उस हाल के लिए है, जो आप एग्जामिनेशन हाल में बैठ के प्रश्नों को हल करते हैं। वो साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए नहीं है, वो उस अंतिम क्षण के लिए है। ये तो आप जानते ही होंगे कि युद्ध स्थल पर एक छोटा सा भूल निर्णायक हो जाता है। कहा जाता है कि जब 1556 में अकबर के विरुद्ध जब एक और क्या करते हैं कि चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 60 नोट्स, रिवीजन नोट्स और टेबल या चार्ट आप जरूर बना लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसी पे आपका सफलता पूर्ण रूप से निर्भर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। कहा जाता है कि जब हेमचंद विक्रमादित्य 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में जब अकबर की सेना को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा था और किसी भी क्षण अकबर की गिरफ्तारी, बैरम खां की गिरफ्तारी निश्चित थी, कोई किसी भी क्षण जो है, और हेमचंद विक्रमादित्य आदिल शाह सूर की तरफ से 24 युद्धों में 22 युद्धों में उसने विजय प्राप्त किया था और लगभग कई सौ वर्षों से मुस्लिम सत्ता को समाप्त करके दिल्ली पर एक हिंदू सत्ता की स्थापना की थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारत का 14वां विक्रमादित्य। भारत में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, 14वां विक्रमादित्य हेमू अर्थात हेमचंद्र विक्रमादित्य। लेकिन एक छोटी सी भूल 1556 में पानीपत के युद्ध के भाग्य को ही बदल कर रख दिया। क्या भूल था? मैंने भी बताया ना कि एक छोटी सी भूल पूरे जीवन का निर्धारण कर देती है। क्या हुआ? एक भाला आकर हेमू को लग गया। हेमू इतने जोश में था अकबर को गिरफ्तार करने के लिए, अकबर को पकड़ने के लिए, उसने भाला हाथ से निकाल दिया और आगे बढ़ गया उसकी सेना को रौंदते हुए। हेमू यह भूल गया कि उसके आंख से लगातार खून गिर रहा है, लगातार खून गिर रहा, किसी भी समय मूर्छित हो सकता है, और हुआ भी, हाथी के हौद में जाकर गिर गया। और जैसे ही हेमू हौद में गिरा वैसे युद्ध का 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध का भाग्य ही बदल गया और सेनाएं जो जीत चुकी थी युद्ध को हेमू के, उसमें भगदड़ मच गया और अकबर हारा हुआ युद्ध जीत गया। ठीक है ना? ये एक छोटी सी गलती भारत के भाग्य विधान को, भारत के इतिहास को या हेमू के इतिहास को बदल कर रख दिया। वही मैंने कहा ना कि जो तैयारी है वो अंतिम क्षण के लिए होती है। 2 साल, साल भर, 4 साल, 5 साल जो तैयारी तो अंतिम क्षण के लिए है, साल भर के लिए थोड़ो है, 10 साल के लिए थोड़ो है, अंतिम क्षण के लिए है। ठीक है ना? इसलिए आपको ये मानकर चलना है कि उस अंतिम समय में कोई गलती होने ही ना पाए। ठीक है? इसलिए जो
60 रिवीजन नोट्स बनाएंगे आप अंतिम क्षण के लिए बनाएंगे। अगर आप टेबल बनाएंगे तो अंतिम क्षण के लिए बनाएंगे। अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो अंतिम क्षण के, ये अगली बार ये चीजें आपका बना रहना चाहिए। अगर इस बार नहीं है तो अगली बार ये गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा या कोई परीक्षा पास करना है, जो रणनीति बना रहा हूं निश्चित ही आईएएस के लिए कोई अकाट्य रणनीति है, निश्चित ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये बना के रखना पड़े। अब सोचिए जिसने 60 रिवीजन नोट्स बनाया है, जिसने फ्लो चार्ट बनाया है, जिसने टेबल बनाया है, उसके लिए तो तैयारी बिल्कुल सरल हो गई होगी। ठीक है, चलिए सारी चीजें बनाना हम बताएंगे। पहले आप इस समय की रणनीति को सुनिए। जिनका बना हुआ नहीं बना अब से बना लीजिए, बहुत समय है, वैल्यूएबल पढ़ाई करिए। दिन भर आप बनाएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नया, अगली जो रणनीति, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो छठी रणनीति है, अब नया नहीं कुछ पढ़ना है। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सोचते ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, यहां से पढ़ ले, वहां से पढ़ ले, ये जुटा ले, वो जुटा ले, इनसे पूछ ले, उनसे पूछ ले, यहां देख ले, वहां देख ले। अब ये असमंजस की स्थिति बिल्कुल तिलांजलि दे दीजिए, इसको गिव अप कर दीजिए। अब इसका समय नहीं रह गया है। अब सख्त निर्णय लेने का, सारी शक्तियों को एक जगह समेट कर लगाने का ये समय आ गया। अब यहां वहां ऐसे वैसे इधर उधर की समय चला गया, वो समय नहीं रह गया है। अब ये अंतिम क्षण चल रहे हैं। इस अंतिम क्षण में आपकी कुशल रणनीति, आपकी सशक्त रणनीति, आपकी बौद्धिक रणनीति वो दिला सकती है जो आप सपने में देखते हैं। इसलिए आपाधापी अब नहीं करना है। असमंजस में, आपाधापी में, तेजी में, घबराहट में, परेशानी में, चिंता में, इस सब में अब काम नहीं चलने वाला है। अब नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण कर लीजिए, वज्र बना लीजिए शरीर को, मन को सख्त कर लीजिए। ये सबको करना है, ऐसा थोड़ा कि आप ही करेंगे। ये बात हर कोई यही कर रहा है। जो सफल हो रहा है क्या इसके बिना हो रहा है क्या? आपको क्या लगता है? इसलिए अब लग जाइए, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो पढ़े हैं उसी भरोसा रखिए, उसी से आपका निकलेगा। जो आपने पढ़ लिया बहुत है, ठीक है ना। किसी के कहने उन्हें डराने उन्हें मत जाइए। पूरा जीवन मैंने इसी में लगाया है। किसी के डराने से नहीं कुछ होगा। जो करना हो आपको करना, कोई आपको करने नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहां 20 साल का अनुभव लेके बैठा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, किताबी बात नहीं बता रहा हूं। ठीक है, जो लगातार अप्लाई किया और लगातार मैं निकाला उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए आप इसको, अब नया कुछ नहीं है, अपने पर भरोसा रखिए। ठीक है, और अपने पे भरोसा ही आपको सफलता दिलाएगा। निश्चित टाइम टेबल बना लीजिए, कब क्या पढ़ना है। उस निश्चित टाइम टेबल को पूरा करके ही उठिए। चाहे रात के 2 बज जाए, चाहे खाना ना खाना पड़े, चाहे सोना ना पड़े, चाहे किसी का चेहरा ना देख पाए, सूरज डूब रहा है कि उग रहा है, ये सबसे कोई मतलब नहीं। टाइम टेबल बना लीजिए तो पूरा करके ही दम लीजिए। और मैं आपको ये बताऊं, जिस दिन आप अपनी योजना को बनाएंगे और उस योजना को पूरा कर लेंगे, अतुलित क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी। अतुलित, इतनी क्षमता विकसित हो जाएगी कि जिस दिन आप योजना बनाकर उसको पूरा कर लेंगे, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। योजना बनाना अलग बात है और योजना का सटीक क्रियान्वयन करना, इंप्लीमेंटेशन करना दूसरी बात है। इसलिए योजनाएं बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को हर हाल में पूरा करिए। इसलिए पढ़ाई अब सटीक होगी, टाइम टेबल के साथ होगी। अब अनिश्चित, असमंजस में अब तैयारी नहीं होगी। अब हर हाल में उसी हिसाब से होगी, जिस पूरी रणनीति से होगी। टाइम टेबल बना लीजिए और टाइम टेबल को बनाकर आप पूरा करिए। ठीक है, अब जो 10वीं रणनीति है कि एक कहावत है कि
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करिए, ठीक है। मन को टेंशन फ्री रखिए, मन में इस भाव को हमेशा व्याप्त रखिए कि हर हाल में सफल होना है। हमारे पास सफल होने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है, यानी सफलता मेरी मजबूरी है। नहीं सफल होऊंगा तो जाऊंगा कहां। जिस दिन आप अपनी सफलता को अपनी मजबूरी बना लेंगे, सफलता जाएगी कहां, वो तो आपको मिलकर रहेगी। क्योंकि आपने, अभी लोग कहते हैं कि असफलता हमारी मजबूरी, नहीं, आपको असफलता मजबूरी नहीं बनाना है, सफलता को ही मजबूरी बनाना है। कह दीजिए हमारा मजबूरी है, अब हमको उसको, इसके अलावा कोई मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मत भूलिए कि आपकी लड़ाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है, आपके पहचान की लड़ाई है, आपके अस्मिता की लड़ाई है। और जब कोई व्यक्ति अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ता है तो जीत निश्चित है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि चूहा और बिल्ली की दौड़ में अगर चूहा दौड़ में हार जाता तो दुनिया से चूहों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। लेकिन कौन जीतता है? अक्सर चूहा जीतता है। बिल्ली कभी कभार जीती जाती है, क्योंकि बिल्ली तो खाएगी चूहा को मार के। क्यों? क्योंकि एक अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और एक अपने भोजन के लिए लड़ रहा है। अस्तित्व और भोजन की लड़ाई में अस्तित्व का ही विजय होता है, अस्मिता का ही विजय होता है। चूहा अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, बिल्ली अपने भोजन के लिए, तो कुछ और भी खा सकती है, चूहा ही खाएगी क्या? एक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, एक अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरा अपने भोजन की लड़ाई लड़ रहा है। तो जो अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहा है वो तो जीतेगा ही जीतेगा। ये आपके अस्तित्व की लड़ाई है, जीतना निश्चित है, जीतना मजबूरी, हर हाल में आप जीतेंगे। ये अस्तित्व की लड़ाई है आप जो लड़ने जा रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई में निश्चित जीत पक्की है, आपको हर हाल में जीतना है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखिए, भोजन हल्का लीजिए, लेकिन जरूर लीजिए, अच्छे से लीजिए, भरपेट लीजिए, हल्का लीजिए। दिमाग को स्वस्थ रखिए, टेंशन फ्री रहिए, फ्रेश रखिए। अगर दिमाग बार बार टेंशनाइट हो जा रहा है, पानी 4 बार 10 बार 5 बार दिन भर में पानी से छींटा मार लीजिए, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, तरोताजा हो जाएंगे। जितना ही अपने दिमाग को आप हल्का रखेंगे, जितना ही अपने दिमाग को आप फ्रेश रखेंगे, जितना ही अपने दिमाग को आप टेंशन फ्री रखेंगे, उतना ही आप सफलता के निकट से निकटतम पहुंचते चलेंगे। ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। रेस्ट भी लेते रहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल लग गए हैं तो लग ही जाइए, रेस्ट भी लेते रहिए। क्योंकि रेस्ट जो है आपके दिमाग को निश्चित ही आराम प्रदान करेगा और आपके दिमाग को फ्री करेगा। और जितना ही आप दिमाग को अपने टेंशन फ्री रखेंगे, उतना ही वो आपके लिए एक्टिवेट होगा, उतना ही आपके लिए वो अच्छे से कार्य करेगा। इसलिए रेस्ट भी लेते रहिए। कुछ मनोरंजक कार्य भी आप कर सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप टीवी देख सकते हैं, 5-10 मिनट के लिए आप और भी काम, जो भी मनोरंजन आप कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। आप मेहनत करके उठेंगे तो कुछ काम जरूर 5-10 मिनट 15 मिनट कर सकते, लेकिन वो 2-2 4-4 घंटे का ब्रेक ना हो जाए। ब्रेक इतना हो, देखिए उपयोगितावाद का सिद्धांत है, ब्रेक इसलिए उपयोगी है कि वो आपको टेंशन फ्री कर रहा है, आपको मनोरंजन प्रदान कर रहा है। तो उपयोगितावाद का सिद्धांत भी कुछ देर के लिए लागू कर लीजिए कि यह चीज इसलिए सही है क्योंकि हमारे लिए उपयोगी। ब्रेक आपके लिए क्यों सही है उस समय? क्योंकि आपके लिए उपयोगी। लेकिन 5-10 मिनट का, ये नहीं कि 5-4 घंटे का ब्रेक हो जाए, ठीक है। 10-15 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए। कुछ खाने का समय ही ब्रेक को, या खाने का समय ही ब्रेक का बना लीजिए कि उस समय हम खाएंगे तो हमारे लिए ब्रेक हो जाएगा। उस समय आप मनोरंजक कार्य भी कर सकते हैं, टीवी पे न्यूज देख सकते हैं, या कोई मनोरंजन काम आप जो चाहें, मनोरंजन जिसको समझते हो वो कर सकते हैं। लेकिन इस समय याद रखना है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है कि दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़े। इस बात को हमेशा याद रखना है। मोबाइल, निश्चित ही हर व्यक्ति, चाहे आप हो, हम हो, कोई हो, हर आदमी के लिए मोबाइल जीवन का एक, ऐसा लग रहा कि अपरिहार्य अंग है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो निश्चित ही मोबाइल से दूरी बनाना है। अब ये नहीं है कि पढ़ने वाली चीज भी आप मोबाइल से दूरी बना लें,
लेकिन जो उलूल जुलूल के फिजूल के कार्य है वो तो आप मोबाइल से दूर रखिए। इसलिए आप कोशिश करिए कि कम से कम उन चीज़ों का प्रयोग हो, ताकि भाई मैंने आपको बताया है कि आपके सफलता के मार्ग में जो बाधा हो उसको हर हाल में निपटा देना है। बाधाएं आपके लिए बाधा बने, आप बाधाओं के लिए बाधा बन जाए, ठीक है ना। इन बाधाओं को निस्तारित कर दीजिए, हटा दीजिए, निवारण कर दीजिए उसका। इसलिए आपको सशक्त होना ही पड़ेगा। इसलिए आप कम से कम ऐसी चीजें, जो चीजें आपके समय को फालतू रूप से नष्ट कर रही थी, चाहे वो मोबाइल हो चाहे जो भी हो, उन चीजों को आप दूर हट जाइए। और दोस्तों यारों और मित्रों से अब कह दीजिए कि अब थोड़ी सा एग्जाम दे लिया जाए और कुछ बन जाएगा, फिर पूरा जीवन पड़ा है हम लोग का आपस में दोस्ती निभाने के लिए। तो थोड़ी दोस्तों को भी आप कह लीजिए कि दोस्ती निभाने का समय थोड़ी सा एग्जाम दे लिया जाए, सफल हो जाया जाए, उसके बाद फिर निश्चित आपसे दोस्ती निभाया जाएगा। जिनके बहुत दोस्त हैं, बहुत इष्ट मित्र हैं, हमेशा लगता है कि नहीं मिलेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, नहीं मिलेंगे तो कहीं उसको अच्छा ना लगे, नहीं मिले तो हमें, ये सब चिंता छोड़ दीजिए। अब समय इसका नहीं रह गया है। यह वह समय है कि यदि आप गलत करें तो अपने विरुद्ध खड़ा हो जाए। यह समय दूसरों गलत करें, दूसरे के विरुद्ध खड़ा होने का नहीं है, बल्कि यदि आप अपने विरुद्ध गलत करें तो अपने विरुद्ध खड़ा हो जाए। ये वो समय है। अगर आपसे गलती हो तो आप अपनों को क्षमा नहीं करेंगे, ये वो समय है, ठीक है ना। तो इसलिए आप दूसरों की चिंता छोड़ दीजिए कि वो क्या सोचेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये कैसा, ये सब छोड़िए और बिल्कुल अपने आप को कंसंट्रेट कर लीजिए। एक बात और, मान लीजिए आपको कुछ याद ना हो रहा हो, तेजी तेजी पढ़िए। जैसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं तेजी तेजी से, भाई हम मान लीजिए आप घर में ज्यादा लोग हैं तो आप बहुत तेज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्योंकि जब ध्वनि आपके कानों में जाएगी तो बहुत तेजी से याद होता है और आप बोर भी नहीं होंगे। तेजी से मैंने चिल्लाना नहीं है, जैसे नहीं तो बहुत लोग तेज से बोलकर पढ़ते हैं, थोड़ी सा तेजी से आवाज ध्वनि नाद जो है आपके कानों तक जाए, वैसा भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। बहुत लोगों को याद नहीं होता है तो थोड़ी सा बोल बोल कर पढ़ते हैं, तो बोल बोल कर पढ़ने से याद होने लगता है। तो ये भी प्रयोग एक बार आप करके देख लीजिए। मन से चिंता निकाल दीजिए। चिंता तो आप जान ही रहे हैं कि चिता के समान होता है। ये समय चिंता का नहीं है, ये समय चिंतन का है, ये समय मनन का है, ये समय समझ का है। तो चिंतन, मनन और समझ को अपना साथी बनाइए, चिंता तो अपने आप दूर हो जाएगी। तो ये समय है चिंतन का है, बौद्धिक चिंतन का है। भावनात्मक चिंतन अब छोड़ दीजिए, बौद्धिक चिंतन करिए। जब भावनाएं तो आप पे प्रभावी हैं ही, भावनाएं गलत नहीं होती हैं, लेकिन इस समय बौद्धिक चिंतन का थोड़ी समय ला दीजिए, ठीक है। मेंस में भावनाओं का प्रयोग कर लीजिएगा, अभी थोड़ी बौद्धिक चिंतन पे आ जाइए। बौद्धिक चिंतन का प्रयोग करिए, बौद्धिक विश्लेषण का प्रयोग करिए, बौद्धिक समझ का प्रयोग करिए, ठीक है ना। चिंता को चिता के समान किनारे कर दीजिए, ठीक है। आज मैंने आपको जो बताया, निश्चित ये कोई किताबी बात नहीं था, ये अनुभव का विषय था। जैसा हमने समझा जाना, 20 साल के अपने अनुभव से जैसा हमने अनुभव किया वो सब आपको बता दिया। कहां तक आप निश्चित ही अगर इनको प्रयोग करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप असफलता आपके निकट भी आ पाएगी, ठीक है। निश्चित ही आप सफल होंगे, हर हाल में सफल होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, ठीक है। एक नए लेक्चर वीडियो के साथ प्री के प्रारंभिक परीक्षा को मार्गदर्शित करते हुए मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।